नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सनी बाथम और जुनून एजुकेशन पॉइंट में आपका स्वागत करता हूं। देखिए, जैसा कि आपको पता है, इससे पहले हमने अभी फर्स्ट और सेकंड दोनों चैप्टर को कंप्लीट कर लिया है। हम क्लास 7th का ज्योग्राफी वाला पोर्शन पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो आज आपको दिख रहा है सामने, आज हम तीसरे नंबर का पोर्शन चालू करेंगे। तीसरा सब चैप्टर रहेगा हमारा क्लास 7 का, और ये जो चैप्टर है हमारी बदलती पृथ्वी, ठीक है। हमारी बदलती पृथ्वी यानी पृथ्वी में कई सारे ऐसे परिवर्तन होते रहते हैं, चाहे वो ज्वालामुखी का परिवर्तन हो, चाहे वो ज्वालामुखी हो, चाहे भूकंप हो, है ना, चाहे वो जो पृथ्वी की जो भूमि की जो प्लेटेट्स वगैरह हों उनमें किसी प्रकार की हलचल हो। तो ऐसे कई कारण है कि पृथ्वी में हमेशा बदलाव, कुछ ना कुछ बदलाव देखे जाते हैं, ठीक है। चूंकि आपके सामने लिखा हुआ है कि उस शब्द को पढ़ के ही आपको समझ में आ रहा होगा कि पृथ्वी, हमारी बदलती पृथ्वी यानी हमारे पृथ्वी में कोई भी परिवर्तन होते हैं, तो उन परिवर्तनों के बारे में हम थोड़ा सा पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए बढ़ते बेटा आगे जल्दी से। देखिए, जैसा कि लिखा हुआ है कि मान लीजिए हमारी पृथ्वी पर कोई भूकंप वगैरह आता है तो कैसे आता है, क्यों आता है, किस लिए आता है, कई प्रकार के क्वेश्चंस बनते हैं। एक फैक्ट लिखा हुआ है आपको कि स्थल मंडलीय प्लेट भूपर्पटी में अनेक बड़ी एवं कुछ छोटी, कठोर, असमान आकार की प्लेटें होती हैं जिन पर महाद्वीप एवं महासागर की सतहें टिकी हुई हैं, ठीक है। तो एक फैक्ट आपको ये मिलता है पढ़ने के लिए कि अगर ऐसा क्वेश्चन करते हैं कि आप ये बताइए कि महासागर और महाद्वीप जो है वो किसके ऊपर टिके हुए हैं, तो ये प्लेट जो रहती हैं, भूकंप मतलब जो प्लेट है उस पर ये टिके हुए हैं, ठीक है। तो स्थलीय मंडलीय इनको प्लेट कहा जाता है, और भूपर्पटी में अनेक बड़ी एवं कुछ छोटी, कठोर, असमान आकार की प्लेटें होती हैं जिन पर महाद्वीप एवं महासागर की सतह टिकी हुई है। तो देखो सिंपल है, कहीं ना कहीं एक कोई तो बेस होगा किसी चीज का जिस पर ये चीजें टिकी हुई हैं, तो जो इनका बेस है वो है प्लेट। हमने पृथ्वी की तीनों सतह पढ़ी थी इससे पहले वाली वीडियो में, जिसमें हमने भूपर्पटी पढ़ा था, जिसमें हमने मेंटल पढ़ा था, मैंने क्रस्ट पढ़ा है, मेंटल पढ़ा है, क्रोड पढ़ा है। जो भूपर्पटी वाली जो सतह है वो कहीं ना कहीं देखा जाए मात्र 1% के लगभग सबसे कम है, और 84% के लगभग मेंटल और 15% के लगभग अगर देखा जाए तो आपका क्रोड है। यानी कि सबसे अधिक भाग जो है हमारा मेंटल का है। मेंटल में हमें क्या मिलता है, सीमा, सिलिका और मैग्नीशियम मिलता है, और भूपर्पटी में क्या मिलता है, सियाल, सिलिका और एल्यूमिनियम मिलता है, और जो क्रोड होता है उसमें हमें क्या मिलता है, नाइफ, निकिल और फेरस मिलता है। तो ये कहीं ना कहीं 2900 किलोमीटर के बाद वाला भाग है, और 2900 किलोमीटर अपने आप में बहुत होता है। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी गहराई से ये सारी चीजें, अब जो खदानें होती हैं तो कोई जरूरी नहीं है कि इतनी गहराई तक हम खोद कर ही उस चीज को निकालें। जैसे अफ्रीका के अंदर देखा आपने 4 किलोमीटर तक की खदान, और देखा तो 6 किलोमीटर तक पहुंच गए, लेकिन अपन 2900 किलोमीटर की बात कर रहे हैं। तो क्या होता है, जब ज्वालामुखी का उद्गार होता है तो ज्वालामुखी बिल्कुल केंद्र से बहुत गहराई से उद्गार होता है, यानी कि उसमें उद्गार जब होता है ज्वालामुखी में से, तो पृथ्वी के अंदर से वो कई प्रकार के मिनरल्स जो हैं वो उसके उद्गार से बाहर आते हैं, और जब बाहर आते हैं उन्हीं चट्टानों से हमें कहीं ना कहीं, जिस तरीके से आग्नेय चट्टानों से हमें सोना, चांदी, तांबा ये धातुएं प्राप्त हो जाती हैं। तो इस तरीके से ज्वालामुखी एक बोले तो पृथ्वी को फिल्टर करने का काम कर रहा है, यानी कि पृथ्वी के अंदर जो दबी हुई चीजें हैं, जो खनिज है, उनको बाहर निकाल रहा है, और उनका हम उपयोग कर रहे हैं, इंसान उनका उपयोग कर पा रहे हैं। तो कहने का मतलब यह है कि ज्वालामुखी का भी एक अपने आप में प्रकृति में एक विशेष रोल है। वो रोल इसलिए है क्योंकि हम इतनी गहराई तक नहीं जा सकते, लेकिन गहराई से वो चीजें ऊपर आ रही हैं, ठीक है। तो देखिए, इसके बारे में हम इससे पहले भी थोड़ा ज्वालामुखी के बारे में पढ़ चुके हैं, लेकिन एक प्रैक्टिकल दिया गया है स्टूडेंट्स के लिए कि भाई वो इसमें ये जो है एक प्रैक्टिकल करें बुक के अंदर, कि एक रंगीन कागज की छोटी सी गोली बनाई, रंगीन कागज की गोली बनाएं और इसे जल के आधे भरे बीकर में रख दीजिए, ठीक है। बीकर को तिपाही यानी कि 3 उसके 3 स्टैंड पर उसको एक रखकर गर्म करें। गर्म जल होने पर आप देखेंगे कि गर्म जल की परतों के साथ कागज की गोली भी ऊपर की ओर उठती जाती है, ठीक है, और ठंडे पानी की परतों के साथ यह गोली नीचे बैठती है।
पृथ्वी के अंदर स्थित पिघला हुआ मैग्मा भी इसी प्रकार गति करता है। मतलब एक प्रैक्टिकल के तौर पर आपको समझाया गया है कि आप कह रहे हैं कि भाई ज्वालामुखी का जो उद्गार है वो ऊपर तक जाता है, तो क्यों जाता है, उसका कारण ही यही है कि इसमें क्लियर लिखा हुआ है कि जल जब गर्म होने पर आप देखेंगे कि गर्म जल की परतों के साथ कागज की गोली भी ऊपर उठेगी। मतलब अंदर भूमि में गहराई में जहां पर ज्वालामुखी है वहां पर इतनी हीट हो जाएगी, इतनी ज्यादा गर्मी पैदा हो जाएगी, जिसके कारण उसके अंदर का जो भी लार्वा वगैरह मैग्मा जो है वो बाहर ऊपर की ओर उठता चला जाएगा। उसमें कई प्रकार के जो भी खनिज पदार्थ वगैरह जो होंगे वो ऊपर की ओर उठते चले जाएंगे। तो इस प्रकार का एक प्रैक्टिकल करने को बोला है, तो इसको अपन पढ़ के समझ लें, और अगर इसका प्रैक्टिकल कर लें तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं कर सकते तो इसको बस केवल समझ के पढ़ सकते हैं। ठीक है, बुक में दिया गया है इसलिए मैंने आपको एक चीज इंडिकेट की है। इसके अलावा आगे बढ़ते हैं हम, लिखा हुआ है कि स्थल मंडल अनेक प्लेटों में विभाजित है। बिल्कुल सही बात है कि जो आपका स्थल मंडल है वो अनेक प्लेटों में विभाजित है। आपने अभी पढ़ा था कि ये जो प्लेट्स होती हैं, इन प्लेट्स के ऊपर ही मतलब महासागर महाद्वीप जो है वो इन प्लेट्स पर ही टिका हुआ है। तो स्थल मंडल अनेक प्लेटों में विभाजित है जिन्हें स्थल मंडलीय प्लेट कहते हैं। और आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि ये प्लेट हमेशा धीमी गति से, ठीक है, चारों तरफ घूमती रहती हैं और प्रत्येक वर्ष केवल कुछ मिलीमीटर के लगभग, ठीक है, कुछ मिलीमीटर के लगभग पृथ्वी के अंदर पिघले हुए मैग्मा में होने वाली गति के कारण ऐसा होता है। बोला ये ऐसा होता ही क्यों है, ये प्लेट्स के अंदर अगर गति है तो होता ही क्यों है? बोले जो मैग्मा है, मैग्मा में होने वाली गति के कारण ऐसा होता है। पृथ्वी के अंदर पिघला हुआ मैग्मा एक वृत्तीय रूप में घूमता रहता है, वृत्तीय रूप में घूमता रहता है, जैसा कि क्रियाकलाप में दिखाया गया है। आपको एक प्रैक्टिकल बताया गया है कि आप गर्म जल करेंगे और उसमें कागज की एक रंगीन एक गेंद टाइप की बनाएंगे और उसको ऊपर करेंगे तो गर्म होने के कारण वो ऊपर की ओर उठेगा। तो सेम वही का वही है, एक वृत्त के रूप में घूमता रहता है जैसा कि क्रियाकलाप में दिखाया गया। प्लेट की इस गति के कारण, ठीक है, पृथ्वी की सतह पर परिवर्तन होता है। पृथ्वी की गति को उन बलों के आधार पर विभाजित किया गया है जिसके कारण, ठीक है, जिसके कारण गतियां उत्पन्न होती हैं। जो बल पृथ्वी के आंतरिक भाग में घटित होते हैं उन्हें अंतर्जनित बल कहते हैं। ठीक है, अंतर्जनित यानी अंदर की ओर, जिसको एंडोजेनिक फोर्स बोला जाता है। तो अगर ऐसा बोले कि अंदर जो गति हो रही है पृथ्वी में और अंदर से जो लार्वा ऊपर की ओर उठ रहा है तो उसमें कौन सी फोर्स काम कर रही है, तो एंडोजेनिक फोर्स को आप जरूर याद रख लेना अच्छे से कि एंडोजेनिक फोर्स भी आपको पूछा जा सकता है कि बताइए क्या है। क्योंकि वैसे बल के अंदर तो देखते हैं अपन, एक आपका अभिकेंद्रीय बल होता है, एक अपकेंद्रीय बल होता है जो फिजिक्स में हम पढ़ते हैं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स। पर यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, एंडोजेनिक फोर्स है। यानी अपन ये भी बोल सकते हैं कि भैया ये आंतरिक भाग में जो घटित हो रहा है वो कौन सा फोर्स काम कर रहा है, तो एंडोजेनिक फोर्स कहते हैं। एवं जो बल पृथ्वी की सतह पर उत्पन्न होते हैं, जो पृथ्वी की सतह पर उत्पन्न जो बल होते हैं, ठीक है, लिखा हुआ है एंडोजेनिक फोर्स हो गया। जो बल पृथ्वी की सतह पर उत्पन्न होते हैं उन्हें बहिर्जनिक बल यानी बाहरी या एक्सोजेनिक, वैसे भी इंडो और एक्सो का मतलब ही यही होता है। इंडो यानी कि आंतरिक हो गया, एक्सो यानी कि बाहरी हो गया, तो एक्सोजेनिक फोर्स भी कहते हैं। ठीक है, अंतर्जनित बल कभी आकस्मिक गति उत्पन्न करते हैं, आकस्मिक गति उत्पन्न करते हैं तो कभी धीमी गति। भूकंप एवं ज्वालामुखी जैसी आकस्मिक गति के कारण पृथ्वी की सतह पर अत्यधिक हानि होती है। तो ये कहीं ना कहीं आकस्मिक गतियां हैं और जो अंतर्जनिक बल के कारण होता है, और अंतर्जनिक बल को अपन क्या बोलते हैं, एंडोजेनिक फोर्स है। तो एंडोजेनिक फोर्स के कारण ही ये कहीं ना कहीं भूकंप और ज्वालामुखी जैसी अभिक्रियाएं हमारे पृथ्वी में होती हैं। ठीक है, तो इस शब्द को याद रख लेना। नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है, पृथ्वी की गतियां, इनको इंडिकेट किया गया है कि जो पृथ्वी की गतियां हैं, ठीक है, पृथ्वी की जो गतियां हैं, जैसा कि लिखा हुआ है अंतर्जनित बल और बहिर्जनित बल, ये दो प्रकार के बल काम करते हैं। जो सतह पर बल होगा तो उसको अपन क्या बोल देंगे, उसको बोल देंगे अंतर्जनित बल। ठीक है, अब लिखा हुआ है आकस्मिक बल। अंतर्जनित बल भी दो प्रकार का हो गया, दो प्रकार का कौन सा, एक आकस्मिक है और एक
पटल विरूपण बल हो गया, ये भी दो प्रकार का बताया गया। आकस्मिक बल के अंदर आपका भूकंप आ जाएगा, उसमें ज्वालामुखी आ जाएगा, इसी में भूस्खलन आ जाएगा। तो आकस्मिक बल, अंतर्जनित बल, यानी पृथ्वी पर दो तरह की गतियां बताई गई, एक बताएगा अंतर्जनित बल, एक बताएगा, एक एंडो है और एक एक्सो है। तो इसमें कहीं ना कहीं देखा जाए तो अंतर्जनित बल में दो प्रकार के बल बताए गए हैं, जो आकस्मिक बल और पटल विरूपण बल। ठीक है, आकस्मिक बल में ही भूकंप, ज्वालामुखी, भूस्खलन आते हैं। तो मेन तो बेटा ये तीनों हैं, बस इनको अपन को विशेषकर ध्यान रखना है। पटल विरूपण बल, पर्वत निर्माणकारी बल, यानी कि पटल विरूपण बल जो होता है ना, उसके कारण पर्वत निर्माण होते हैं, यानी पर्वतों का निर्माण होता है, या बोले तो पर्वतों की ऊंचाई में थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं परिवर्तन देखने को मिलता है। तो पटल विरूपण बल होता है जो अंतर्जनित बल के अंदर। और बहिर्जनित बल में क्या होगा, बहुत अच्छे शब्द हैं, लेकिन क्या है कि थोड़ा सा कुछ लोगों को हिंदी अंग्रेज की प्रॉब्लम आएगी, तो वो अपने स्तर पर, इंग्लिश मीडियम वाले वैसे भी इंग्लिश बुक पढ़ते हैं, तो आप उनको ये देखें अपने हिसाब से। पर समझने वाली चीजें हैं कि अगर ज्वालामुखी आ रहा है, भूकंप आ रहा है, तो वो पृथ्वी की अंतर्जनित बल के अंतर्गत आ रहा है। लेकिन इसमें भी अगर आपने ये चार्ट बना दिया, अगर किसी रिटन टेस्ट में पूछा गया, तो समझ लो आपको पूरे नंबर मिल गए, क्योंकि आपने उस चीज को अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया, उस चीज को अच्छे से बता दिया, दर्शा दिया। क्योंकि आंतरिक बल और बाहरी बल, ये तो एक लाइन में कह के कोई भी पीछे हट जाएगा कि आंतरिक बल के कारण ऐसा होता है, बात खत्म। लेकिन जो बुक क्या कहती है, बुक के अंदर पृथ्वी की दो गतियां हैं, एक अंतर्जनित बल है, एक बहिर्जनित बल है। क्योंकि हमें कुछ एक्स्ट्रा करना पड़ेगा, कुछ एक्स्ट्रा मटेरियल देना पड़ेगा, बताना पड़ेगा, तभी जाके हम अच्छा स्कोर कर पाएंगे। ठीक है, अब बहिर्जनित बल में क्या होगा, अपर्दन होगा, निक्षेपण होगा। अपर्दन का मतलब हम ऊपर समझ चुके थे कि भाई मान लीजिए कोई ढेर है, उसमें से टूट कर मिट्टी गिर रही है, तो वो अपर्दन बल हो गया। दूसरा, अब वो इकट्ठा होकर ठोस हो गया, तो अपन उसको निक्षेपण भी बोल देते थे। इसी में नदी का बहना आ जाएगा, इसी में पवन आ जाएगी, इसमें समुद्री तरंगें आ जाएंगी, इसी में हिमनद आ जाएंगे। तो इस तरीके से ये बल की परिभाषा यानी पृथ्वी की गतियां बताई गई हैं कि पृथ्वी की गतियां दो प्रकार की होंगी, एक होगा अंतर्जनित बल, एक होगा बहिर्जनित बल। अंतर्जनित बल में जो आपका भूकंप है, ज्वालामुखी है, भूस्खलन, भूस्खलन का मतलब एकदम धरती फट जाना, चीजें अंदर की ओर धसक जाना, तो भूस्खलन हो गया। ठीक है, और इसमें भी दूसरा पॉइंट था, पटल विरूपण बल आएगा आंतरिक में ही, जिसमें कहीं ना कहीं पर्वत निर्माणकारी बल होगा, या पर्वतों का निर्माण होगा, या उनमें कोई किसी प्रकार का बल लगेगा, तो वो आ जाए। बहिर्जनित बल हमें क्लियर समझ में आ रहा है, जिसमें अपर्दन आएगा, निक्षेपण आएगा, नदियों का बहना आ जाएगा, पवन है, समुद्री तरंगें और हिमनद आ जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से स्थल रूपों का विकास हुआ, इनको आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, जैसा कि लिखा हुआ है इसमें आपके कि जो ज्वालामुखी, ठीक है, ज्वालामुखी भूपर्पटी पर खुला एक ऐसा छिद्र होता है जिससे पिघले हुए पदार्थ अचानक निकलते हैं। ठीक है, तो इस तरीके का बहुत अच्छे तरीके से एक पूरा एक डायग्राम दिया गया है। इस डायग्राम को आप समझ सकते हैं अच्छे से कि ये जो इसका जो केंद्र होगा, ये वाला जो केंद्र है, कहीं ना कहीं ये वाला जो केंद्र है, यहाँ से मैग्मा ऊपर की ओर उठ रहा है। ठीक है, क्योंकि ये पूरी चीज जो जगह है, वो सतह है जो बहुत ज्यादा हीट पकड़ेगी, तो ये ऊपर की ओर उठेगा, तो यहाँ साइड में से जो लार्वा पिघल रहा है, ठीक है, इसको अपन क्या बोल देंगे, मैग्मा बोलेंगे। ये मैग्मा हो गया। और जो सीधा ऊपर की ओर जो हमें कहीं ना कहीं धुआं दिखाई देगा, तो वो गैस एवं राख वाला होगा। ठीक है, वो गैस होगी, राख होगी। जो ज्वालामुखी का मुख होता है उसको बोलते हैं अपन क्रेटर। क्या शब्द इस्तेमाल करते हैं, क्रेटर। ठीक है, तो ये निकास हो गया, ये लार्वा निकलेगा, तो निकास कहीं ना कहीं ये वाला जो क्षेत्र है, ये निकास है। अगर इधर से गया
इधर से निकला, इधर से निकला, तो कहीं ना कहीं ये मैग्मा इस तरीके से पूरे में फैलेगा, यानी ये ज्वालामुखी का उद्गार होगा। तो मेन है यहाँ पर जो केंद्र में लगने वाला आंतरिक बल जो है उसके कारण ऐसा होता है, और ज्वालामुखी का उद्गार इसमें होता है। ज्वालामुखी भी मैंने 3 प्रकार के आपको बताए थे, एक था सक्रिय ज्वालामुखी, एक था आपका प्रसुप्त ज्वालामुखी, और एक था आपका विलुप्त ज्वालामुखी। तो सक्रिय ज्वालामुखी जिसमें से लार्वा हमेशा निकलता रहे, और आपका जो प्रसुप्त ज्वालामुखी है जिसमें कभी भी उद्गार हो सकता है, और विलुप्त ज्वालामुखी का मतलब ये हो गया कि उसमें कभी भी अब उद्गार नहीं होगा। ठीक है, तो इसमें एंडो और एक्सको, अंत्य और बाहरी अपन ने अभी पढ़ लिया था, तो वो समझ में आ गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। देखिए इसी प्रकार स्थल मंडल प्लेटों में, ठीक है, स्थल मंडल प्लेटों के गति करने पर पृथ्वी की सतह पर कंपन होता है। यह कंपन पृथ्वी के चारों ओर गति कर सकता है, और यह कंपन को भूकंप कहते हैं। तो पृथ्वी के अंदर जो वाइब्रेशन होता है, जो कंपन होता है, उसको अपन क्या बोलते हैं? भूकंप। ठीक है, भूपर्पटी के नीचे वह स्थान जहां पर कंपन प्रारंभ होता है, यानी कि ये जो कंपन प्रारंभ होता है कहां पर? भूपर्पटी के ऊपर या भूपर्पटी के नीचे? भूपर्पटी के नीचे जब कंपन प्रारंभ होता है वो उद्गम केंद्र कहलाता है। ठीक है, यानी कि हमेशा ध्यान रखना, ये जो अर्थक्वेक होता है, अर्थक्वेक यानी भूकंप जो होता है, इसका एक केंद्र भी होता है। तो लिखा हुआ है कि उद्गम केंद्र कहलाता है। उद्गम केंद्र के भू सतह पर उसके निकटतम स्थान को अधिकेंद्र कहा जाएगा। ठीक है, अधिकेंद्र से कंपन बाहर की ओर तरंगों के रूप में गमन करता है, और अधिकेंद्र के निकटतम भाग में सर्वाधिक हानि होती है। ठीक है, बोले सबसे ज्यादा हानि कहां होती है? सबसे ज्यादा हानि होती है अधिकेंद्र के निकटतम भाग में। ठीक है, जहां से केंद्र से वो हुआ उद्गम, और फिर वो इसके आसपास का जो क्षेत्र होगा वहां पर सबसे ज्यादा हानि होगी। जैसे जैसे एरिया बढ़ता जाएगा वहां पर हानि कम होगी, क्योंकि उसका असर जो होगा, बोलते हैं ना भूकंप का केंद्र कहां पर रहा है। जब भूकंप आता है तो क्या बोलते हैं? बोले भूकंप का केंद्र कहां रहा। तो भूकंप के केंद्र का बोलते हैं, तो जहां भूकंप का केंद्र होगा उसके आसपास के क्षेत्र में बहुत ज्यादा नुकसान होगा, लेकिन जितनी दूरी बढ़ती जाएगी उसका असर जो है उतना ही कम होता चला जाएगा। ठीक है, तो भूकंप के अधिकेंद्र के निकटतम भाग में सर्वाधिक हानि होती है, एवं अधिकेंद्र से दूरी बढ़ने के साथ साथ भूकंप की तीव्रता भी धीरे धीरे कम हो जाती है। तो यही चीज मैंने आपको समझा दी है, इंडिकेट कर दिया कि जितना करीब होगा उसमें नुकसान ज्यादा होगा, जैसे जैसे दूरी बढ़ती जाएगी तो नुकसान उसमें कम होगा। ठीक है, तो इसी प्रकार कहीं ना कहीं स्थल मंडल प्लेटों की गति करने पर, जो प्लेट होती है उनमें कहीं ना कहीं धीमी धीमी गति हो रही है, और गति करने पर पृथ्वी की सतह पर कंपन होता है, और यह कंपन पृथ्वी के चारों ओर गति कर सकता है, और एक कंपन को हम भूकंप कहते हैं। भूपर्पटी के नीचे वह स्थान जहां पर कंपन प्रारंभ होता है उसको उद्गम केंद्र कहते हैं। जहां से कंपन प्रारंभ होता है उसको उद्गम केंद्र कहते हैं, और उद्गम केंद्र की भू सतह पर उसके निकटतम स्थान को अधिकेंद्र कहते हैं, और अधिकेंद्र से कंपन बाहर की ओर तरंगों के रूप में गमन करता है। तो इस चीज को आगे इमेज में भी दर्शाया गया है। हालांकि इस चीज को भी आप पहले पढ़ना बहुत जरूरी है, पहले थ्योरी पढ़ोगे फिर आप इमेज देखोगे तो आपको और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, तो अधिकेंद्र क्या होगा? प्लेट होंगी, प्लेट में जो कंपन होगा उसमें एक अधिकेंद्र होगा। तो अधिकेंद्र आपको दिख रहा है, ये अधिकेंद्र है, ये अधिकेंद्र इंडिकेट हो गया। ठीक है ना, ये अधिकेंद्र हो गया। और फिर उसके आसपास के क्षेत्र में यही रिंग बनी हुई है जो मैंने अभी आपको रिंग बना के बताई थी। ये जो रिंग है यहीं पर सबसे ज्यादा, और जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ती जाएगी वैसे वैसे नुकसान कम होगा। यानी कि उद्गम केंद्र वह स्थान जहां भूकंप उत्पन्न होता है। ठीक, भूकंपीय ऊर्जा का उद्गम केंद्र कहलाता है इस तरीके से। और ये तरंगे आगे बढ़ती जाएंगी, भूकंपीय तरंगे सभी दिशाओं में बाहर की ओर निकलती हैं। तो ये इसका अधिकेंद्र हो गया, इस यहाँ से उत्पन्न हुआ, और ये इसका अधिकेंद्र है, ये वाला भाग इस तरीके से। ठीक है, फिर ये इसकी रेंज बढ़ती गई। ठीक है, इसकी रेंज बढ़ती जाएगी इस तरीके से। तो कहीं ना कहीं इस इमेज को देखकर भी आपको समझ में आ रहा होगा, तो इस चीज़ को भी आप थोड़ा समझ सकते हैं कि किस तरीके से एक भूकंप का केंद्र होता है, और उस केंद्र से धीरे धीरे इसकी रेंज बढ़ती जाती है। तो ये मेन केंद्र है जिसको अपन अभी केंद्र बोलेंगे, और ये इसके ये जो केंद्र है धीरे धीरे चारों ओर ये जो कंपन है फैलता जाएगा,
और जितनी दूर तक ये जाएगा उतनी ही उसका असर कम होता जाएगा, क्योंकि इस केंद्र के आसपास की जगह पर ज्यादा नुकसान होगा। ठीक है, तो इस चीज को भी आप थोड़ा अच्छे से समझ लेंगे। इसमें भी भूकंप भी आपका 3 प्रकार का, भूकंप की तरंगें भी 3 प्रकार की रखी गई हैं, प्राथमिक तरंगें, द्वितीय तरंगें, एल तरंगें। तो इनके बारे में भी हम आगे जाके पढ़ेंगे डिटेल में कि प्राथमिक तरंगों की क्या रेंज होती है, द्वितीय तरंगों की क्या रेंज होती है, और जो एल तरंगें होती है उनकी क्या रेंज होती है। ठीक है, तो इसमें कहीं ना कहीं इनके बारे में, और कितना एरिया ये अपने हिसाब से कितना इनमें कितने एरिया तक ये अपना इनका असर रहता है प्राथमिक तरंगों का, द्वितीय तरंगों का। ठीक है, इसके अलावा फिर आगे लिखा हुआ है, आप इस प्रकार का एक एंडो या एक्सपो शब्द जो है जैनिक उत्पत्ति, यानी एंडोजेनिक और एक्सोजेनिक, वो अभी हम पढ़ रहे थे कि ये जो तरंगे निकल के आती हैं तो एंडोजेनिक और एक्सोजेनिक बने कैसे हैं। एंडो और एक्सो, एंडो का मतलब अंत है, एक्सो का मतलब बाहरी, और इनको मिला दिया। जेनिक का मतलब होता है उत्पत्ति। ठीक है, जेनिक का मतलब क्या होता है, उत्पत्ति, यानी एंडोजेनिक बोल दिया और एक्सोजेनिक बोल दिया। इसके अलावा एक बर्तन लें, इसमें भी आप थोड़ा सा एक प्रैक्टिकल करके देख सकते हैं। जैसा कि एक बर्तन लें लिखा हुआ है क्लियर, और इसमें कहीं ना कहीं उसे जल से भरकर ढक्कन में बंद कर दें और जल गर्म करने के लिए रख दें। अब कुछ मटर, चम्मच और मोती ढक्कन के ऊपर रख दें। आप क्या देखते हैं, जैसे ही जल में उबाल आता है ढक्कन भी हिलने लगता है। बिल्कुल सही बात है। तो कुछ वस्तुएं आपस में ढक्कन के ऊपर रखी हुई हैं, उनमें कंपन होने लगता है। ठीक है, और कहीं ना कहीं दाने नीचे आ जाते हैं और चम्मच के कंपन से ध्वनि उत्पन्न होती है। और इसी भांति जब भूकंप आता है तो पृथ्वी के कंपन उत्पन्न होने लगता है। तो इस चीज को एक प्रैक्टिकल करके समझाया गया है कि किस तरीके से, पर आया वही जो आपने एंडोजेनिक जो पढ़ा था, एंडोजेनिक की जो डिटेल पढ़ी थी, यानी एंडोजेनिक के कारण ही आपका भूकंप आना है, एंडोजेनिक के कारण ही आपका ज्वालामुखी है, और एंडोजेनिक के कारण ही भूस्खलन होगा। तो ये तीनों शब्द हैं। तो कहीं ना कहीं इस चीज में बस ये है कि उसको समझाया गया है, उसका प्रैक्टिकल बताया गया कि किस तरीके से चीजें ये अपने आप में गति करती हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। ये एक बार आपको पता होगा कि एक गुजरात में, कच्छ में भूकंप आया था, और जब भूकंप आता है तो बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, खासतौर से उन क्षेत्रों में जहां पर भूकंप का केंद्र रहा हो। दूसरा, ऐसा बोला जाता है कि भूकंप को, ठीक है, भूकंप को जो मापा जाता है, भूकंप को जो मापा जाता है वो रिएक्टर स्केल में मापा जाता है। ठीक है, रिएक्टर स्केल में मापा जाता है। भूकंप की तीव्रता को रिएक्टर स्केल में मापते हैं, और अगर 6 से कम है, 6 से कम है तो वो इतना ज़्यादा नुकसानदायक नहीं है। लेकिन 6 रिएक्टर से अगर ऊपर गया, खासतौर से 7 चला गया, तो वहां पर नुकसान ज़्यादा होगा। ठीक है, वहां पर नुकसान ज़्यादा होगा। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो इसको रिएक्टर स्केल में, भूकंप की तीव्रता को कहीं ना कहीं रिएक्टर स्केल में मापा जाता है। ठीक है, तो इसको भी आप थोड़ा सा याद रखेंगे। भूकंप की तरंगें 3 प्रकार की होती है, जैसे मैंने आपको बताया, प्राथमिक तरंगें, द्वितीय तरंगें और एल तरंगें। अब प्राथमिक तरंगों को क्या कहते हैं, पी तरंगें अथवा अनुदैर्घ्य तरंगें, एस तरंगें अथवा अनुप्रस्थ तरंगें, एल तरंगें अथवा पृष्ठीय तरंगें। हालांकि उन्होंने ये दे दिया, इसमें भी हम इसको बोल सकते हैं प्राथमिक तरंग, इसको बोलते हैं द्वितीय तरंग, इसको बोलते हैं एल तरंग। लेकिन वास्तविकता में ये पी तरंग है, दूसरा एल तरंग है, पीएसएल हो गया ये। ठीक है, पीएसएल को अपन को याद रखना है। और पीएसएल यानी पी से प्राथमिक तरंगें यानी कि अनुदैर्घ्य तरंगें होंगी। अनुदैर्घ्य तरंगें जो होती है ना, अनुदैर्घ्य तरंगें, इन्हीं में ध्वनि तरंगें भी होती हैं आपकी। ठीक है, अनुदैर्घ्य तरंगों का ही अनुदैर्घ्य तरंगें जो है वो एक आपकी ध्वनि तरंगें। अनुप्रस्थ तरंगें जो है ना, ये प्रकाश तरंगें इनके अंतर्गत आती हैं। ठीक है, तो अगर ऐसा बोलेंगे भूकंप की 3 तरंगें बताएं, वो कौन सी होंगी, तो पी तरंगें होंगी, एस तरंगें होंगी, पीएस रेस्टोरेंट हो जाएगा, और एल तरंगें हो जाएंगी। ठीक है, पी एस एल, तो पी से बन गया वो अनुदैर्घ्य है, एल से बन गया वो एस से बन गया वो अनुप्रस्थ तरंगें हैं, और जो एल तरंगें होंगी वो कैसी होंगी, एल तरंगें पृष्ठीय तरंगें कहा जाएंगे। इन तरंगों के गुणधर्म विश्वकोश से ज्ञात करने का प्रयास करें, यानी कि इनके बारे में देखें, जानकारी लें। तो मेन है, अभी तक मैंने आपको बताया
कि ये जो है मान लीजिए अगर ये 3 किलोमीटर तक का एरिया कवर कर रहा है तो दूसरे वाला जो है वो 1.5 किलोमीटर, तीसरा वाला लगभग 500, मतलब कुल मिला के ये इन तरंगों का जो एक बोलते हैं इनका जो असर है, ठीक है, इनका जो इफेक्ट है, जैसे जैसे अपन आगे बढ़ जाएंगे वो इफेक्ट भी कम होता चला जाएगा, ठीक है। तो पी तरंगे, एल एस तरंगे और एल तरंगे, ये 3 प्रकार की हो गई, पी तरंगे, एस तरंगे और एल तरंगे, ठीक है। तो हो सकता है आपके लिए इन तीनों में से ये नाम आ जाए कि कौन कौन सी होती है। दूसरा, इनमें से कोई नाम देके वो ये पूछ ले कि इनमें से जैसे मान लीजिए ये पूछ लिया कि एस तरंगे किस प्रकार की तरंगे होंगी, कि अनुदैर्घ्य होंगी, कि अनुप्रस्थ होंगी, कि पृष्ठीय होंगी, और फिर चौथे नंबर का ऑप्शन दे सकता है कि इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो इस तरीके का फैक्ट भी आपको पेपर में पूछा जा सकता है, तो आप याद रखें, ठीक। अब आगे क्या लिखा हुआ है, भूकंप का जो मापन है, जैसा कि मैंने अभी आपको रिएक्टर स्केल बताया था कि भूकंप का जो मापन होगा कहीं ना कहीं वो एक रिएक्टर स्केल में हम मापेंगे उसको, जैसा कि लिखा हुआ है। भूकंप का मापन एक यंत्र से किया जाता है, ठीक है, जिसे भूकंप लेखी कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं उसको, भूकंप लेखी, जो भूकंप के बारे में हमें कहीं ना कहीं, और भूकंप की तीव्रता रिएक्टर स्केल में मापी जाती है। जिस भूकंप की तीव्रता 2.0 अथवा उससे कम होती है उसका प्रभाव नहीं के बराबर होता है, ठीक है। और जिस भूकंप की तीव्रता 5 होती है वह वस्तुओं के गिरने से क्षति पहुंचा सकता है, ठीक है। जिस भूकंप की तीव्रता 6.0 अथवा उससे अधिक होती है वह बहुत शक्तिशाली भूकंप होता है, ठीक है। और जिसकी तीव्रता 7 अथवा अधिक होती है तो वह सर्वाधिक शक्तिशाली समझा जाता है। तो ये पॉइंट मैंने अभी आपको बता दिए थे, ठीक है। तो भूकंप की तीव्रता जो मापी जाती है वो रिएक्टर स्केल में मापी जाती है, इसको भी आप याद रखेंगे, ठीक है। ये हो गया, ठीक है। ये सारी जानकारी, यानी कि 2.0 ना के बराबर होगा, 6.0 जो होगा वो कहीं ना कहीं तीव्र भूकंप होगा, लेकिन 6 से ऊपर का 7 से ऊपर चला जाएगा तो शक्तिशाली भूकंप होगा जिसमें नुकसान बहुत ज्यादा होगा, उसमें बहुत ज्यादा नुकसान होगा, वो एक शक्तिशाली भूकंप होगा, ठीक है। तो इस चीज को आपने समझ लिया है, इसको आप अच्छे से ध्यान रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, ये कहीं ना कहीं जब कच्छ गुजरात में भूकंप आया था तो उसमें कंडीशन हुई थी, उसको इंडिकेट किया गया है इस इमेज में कि भाई भुज में भूकंप के झटके लगे थे और 26 जनवरी 2001 को भुज शहर में रिएक्टर 6.9 की तीव्रता वाला भीषण भूकंप आया था। दोनों पॉइंट बहुत अच्छे हैं कि जो भुज में भूकंप का, मतलब ये बहुत हमारी इंडिया की एक बहुत इम्पोर्टेंट जानकारी है, आप उसको बिल्कुल याद रखेंगे। 26 जनवरी, देखो आप समझ सकते हो 26 जनवरी कितना अच्छा दिन होता है, एक राष्ट्रीय पर्व होता है हमारा। तो 26 जनवरी 2001 को 26 जनवरी 2001 को भुज शहर में कितना 6.9, ठीक है। तो 6.9 का तीव्रता वाला भूकंप आया था और इसमें कंडीशन क्या हुई, इसमें कंडीशन हुई जिसमें स्कूल सर्वाधिक प्रभावित हुए, क्योंकि स्वाभाविक है वहां कार्यक्रम चल रहे होंगे। स्कूलों की इमारतें गिरने से कम 971, ठीक है, 971, 971 यानी अपन बोल सकते हैं 1000 के लगभग 971 छात्र और लगभग 31 शिक्षकों की मौत हो गई थी, ठीक है। आशंका है लेकिन कहीं ना कहीं उसका अनुमान लगाया गया था इतने लोगों की मृत्यु हुई है। और भुज में निराशाजनक राहत, भूकंप के 3 दिन बाद ही हर व्यक्ति तक भोजन, कंबल, दवाएं आदि ना पहुंचने के कारण हालत जो है वो चिंताजनक हो गई थी, यानी कि हर व्यक्ति पर वो सारी सुविधाएं नहीं पहुंच पा रही थी। और फिर एक और पॉइंट लिखा हुआ है कि इसमें भुज की तबाही हुई, फोन लाइनें, जल पाइपलाइनें, विद्युत स्टेशन वगैरह संचालन, ये सारे की सारी चीजें जो है वो अवरोध उत्पन्न हो गया था। दूसरा, शहर में आग लग गई थी, चारकोल एवं अंगीठियां के पलटने के कारण अनेक स्थानों पर आग लगने के भी साक्ष्य मिलते हैं। और भूकंप प्रभावित क्षेत्र में आपातकाल की घोषणा, राष्ट्रपति ने आपातकालीन स्थिति घोषणा की थी। हालांकि राष्ट्रपति 352 के अनुसार, ठीक है, 352 के अनुसार राष्ट्रीय आपात घोषित कर सकते हैं। एक आर्टिकल है, ठीक है, एक आर्टिकल है, आर्टिकल नंबर 352, 352, ठीक है। तो आपातकाल की स्थिति घोषणा कर दी गई थी उस समय में। मुख्यमंत्री की केंद्र से अपील थी कि गुजरात सरकार इस संकट का सामना करने के लिए केंद्र से वित्तीय सहायता मांगेगी।
यानी कि केंद्र उसकी वित्तीय सहायता करे। तो इस तरीके से एक कहीं ना कहीं देखा जाए तो भुज में, अब यहाँ से अगर वो क्वेश्चन बना दे पेपर के अंदर तो हमें ये भी ध्यान रखना है, क्योंकि बुक में दिया हुआ है कि जो भूकंप आया था कच्छ के अंदर, यानी कि जो भुज के अंदर, सॉरी भुज के अंदर जो भूकंप आया था तो 26 जनवरी 2001 को आया था। इसमें 1000 के लगभग छात्र और लगभग 31 जो शिक्षक थे उनकी मौत होने की आशंका रखी गई थी, वो इतने लोगों की मौत हो गई थी। 6.9 के लगभग ये रिएक्टर स्केल पहुंचा था, 6.9। अभी हमने पढ़ा है 6 से ऊपर होता है तो शक्तिशाली भूकंप होता है, लेकिन 7 से ऊपर चला जाए तो वो बहुत ज़्यादा नुकसानदायक होता है। हालांकि चिली वगैरह में, जो दक्षिण अमेरिका से समुद्र के किनारे लगे हुए कुछ देश हैं, वहाँ पर 7 से एबव भी पहुँच चुका है। खासतौर से दक्षिण अमेरिका का एक चिली देश जिसकी कैपिटल सैंटियागो है, तो वहाँ पर ये बहुत भयानक भूकंप का सामना लोगों को करना पड़ा है। ठीक है, तो इस तरीके से ये जानकारी मिली हमें, बेसिक इन्फॉर्मेशन है, उसको भी आप थोड़ा ध्यान रखें। जैसे मान लीजिए कभी ये पूछ लिया गया तो आप उसको बता पाएं। आगे लिखा हुआ है बोले भूकंप के पश्चात समाचार पत्रों में मुख्य समाचारों के रूप में दिया गया, जानकारी दी गई मुख्य समाचारों के रूप में। ठीक है, कि भाई भूकंप एक वस्तु स्थिति अध्ययन और इस घटना का श्रेणीबद्ध अध्ययन करेंगे। कल्पना करें कि यदि किसी स्कूल के समय के बीच अचानक भूकंप आ जाता है तो क्या करना चाहिए, अपनी सुरक्षा कैसे करें, तो उसके बारे में कहीं ना कहीं बताया जाता है कि भाई आप कोशिश करें कि छत के नीचे खड़े ना हो, जो दरवाज़ा है आपका दरवाजे पर खड़े हो जाएं। ये नहीं कि आप किसी छत के नीचे या किसी चीज़ के नीचे बैठ जाएं, तो आप दरवाज़ा ज़्यादा सुरक्षित बताया जाता है। और भी कई सारे ऐसे तरीके बताए जाते हैं कि आपको कहाँ खड़ा होना चाहिए और कहाँ आप अपना बचाव कर सकते हैं। दूसरा, भूकंप से बचाव की तैयारी, भूकंप के दौरान कहाँ आश्रय लें। ठीक है, तो यही मैं आपको बता रहा था अभी कि भूकंप के दौरान आपको आश्रय कहाँ लेना चाहिए। ठीक है, सुरक्षित स्थान जैसे कि रसोई का काउंटर या मेज के नीचे या दीवार के अंदरूनी कोने में। ठीक है, इनसे दूर रहें। बोले आग वाली जगह, चिमनी के आसपास या टूट सकने वाली जो जगह हो जहां पर हमें लगे कि ये टूट सकती है, खिड़कियां, दर्पण एवं तस्वीर फ्रेम से, इन चीज़ों से दूर रहें क्योंकि ये हमारे ऊपर गिर सकती हैं। ठीक है, और पहले से तैयार रहें, अपने दोस्तों पारिवारिक सदस्यों के बीच में जागरूकता फैलाएं और आपदा का सामना करने का विश्वास करें। मतलब कहने का मतलब इससे बचाव के तरीके भी बता दिए गए कि भैया किस तरीके से बचा जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं मुख्य स्थलाकृतियां। तो जैसा कि लिखा हुआ है आपको दिख रहा होगा, मुख्य स्थलाकृतियों वाला टॉपिक है। और मुख्य स्थलाकृतियों में क्या जाएंगे, वही आपके पहाड़ वगैरह जो भी देखें पढ़ते हैं। अपक्षय या अपर्दन नामक दो प्रकोमों के द्वारा दृश्य भूमि लगातार विघटित होती रहती है। ठीक है, पृथ्वी की सतह पर सैलों के टूटने से अपक्षय की क्रिया होती है। ठीक है, भूदृश्य पर जल, पवन एवं हिम जैसी विभिन्न घटकों के द्वारा होने वाले क्षय को अपर्दन कहते हैं, ऊपर पढ़ चुके हो। वायु, जल आदि अपराधित पदार्थ को एक स्थान से दूसरे स्थान पर, चाहे वो वायु ले जाए चाहे वो जल ले जाए, ठीक है, और फलस्वरूप एक स्थान पर निक्षेपित। ये निक्षेपित शब्द हम पहले भी पढ़ चुके हैं, समझ चुके हैं कि जहां पर ये जल के द्वारा, वायु के द्वारा ये छोटे छोटे कण इकट्ठे हो जाते हैं, इकट्ठे होकर एक ठोस परत बन जाती है, तो निक्षेपित शब्द इसके लिए इस्तेमाल होता है। अपर्दन एवं निक्षेपण ये प्रक्रम पृथ्वी के धरातल पर विभिन्न स्थलाकृतियों का निर्माण करते हैं। यानी अपर्दन और निक्षेपण की वजह से कहीं ना कहीं कई प्रकार की जो स्थलाकृतियां पृथ्वी पर बनती रहती हैं। नदी के कार्य, बोले नदी के जल से दृश्य भूमि का अपर्दन होता है, और जब नदी किसी खड़े ढाल वाले स्थान से अत्यधिक कठोर सैल या खड़े ढाल वाली घाटी में गिरती है तो यह एक जलप्रपात बनाती है। क्या बनाती है? जलप्रपात बनाती है। यानी नदी बहती हुई किसी ऊपर पहाड़ से नीचे गिर गई तो उसने क्या, किस चीज का निर्माण कर दिया? जलप्रपात, यानी वाटरफॉल। ठीक है, जलप्रपात का निर्माण कर देती हैं। इस प्रकार का ये जलप्रपात होता है। ठीक है, कठोर सैल है, कठोर सैल के ऊपर से पानी गिर रहा है। ठीक है, जल की निकासी हो गई, उसके शक्ति के द्वारा काटे गए मृदु सैल होंगे। यानी कि जब ये पानी नीचे गिर रहा होगा तो कंडीशन ये होगी कि बहुत सारे ऐसा यहाँ पर भी मृदा का कटाव होगा और फिर ये आगे बहते हुए आगे पहुँचेगा।
तो एक जलप्रपात को इंडिकेट किया गया है। जलप्रपात आपने न्यागरा वाटरफॉल पढ़ा होगा, ठीक है। एक न्यागरा वाटरफॉल जो है कहीं ना कहीं देखा जाए, एक आपने बहुत बड़े जलप्रपात में एंजेला वाटरफॉल, राइट, सबसे बड़ा जलप्रपात जो है एंजेला वाटरफॉल आपने सुना होगा, ठीक है। एंजेला दक्षिण अमेरिका वाला क्षेत्र है। देखें, जब नदी मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है, ठीक है, तो वह मोड़दार मार्ग पर बहने लगती है। नदी के इन्हीं बड़े मोड़ों को विसर्प कहते हैं। देखो इस शब्द को ध्यान रखना, विसर्प का मतलब एक सर्प की तरह ये मोड़, ये जो है ना, ये चीज जो दिख रही है आपको, इसको अपन विसर्प कहेंगे। देखो लिखा हुआ है, इंडिकेट कर दिया गया है। इमेज का सबसे बड़ा बेनिफिट यही होता है, ठीक है, हमें हर एक चीज समझ में आती है। बोले विसर्प क्या होता है? विसर्प यानी सर्प की तरह, विसर्प बना है सर्प से, यानी सर्प की तरह जब नदी मोड़ आ जाए नदी में, तो उस जगह को अपन क्या बोलते हैं? एक विसर्प शब्द बोलते हैं। इसके बाद विसर्पों के किनारों पर लगातार अपर्दन एवं निक्षेपित रूप से होता रहता है और विसर्प लूप के सिरे निकट आते जाते हैं और समय के साथ विसर्प लूप नदी से कट जाते हैं और एक अलग झील बन जाती है, ठीक है, जिसे चाप झील भी कहते हैं। कभी कभी नदी अपने तटों से बाहर बहने लगती है, फलस्वरूप निकटवर्ती क्षेत्रों में बाढ़ आ जाती है। बाढ़ के कारण नदी के तटों के निकटवर्ती क्षेत्रों में महीन मिट्टी एवं अन्य पदार्थों का निक्षेपण करती है और ऐसी मिट्टी पदार्थों को अवसाद कहते हैं। इससे समतल उपजाऊ बाढ़ग्रस्त मैदान का निर्माण होता है और नदी के उत्कटित जो तटों को तटबंध कहते हैं। समुद्र तक पहुंचते पहुंचते नदी का प्रवाह धीमा हो जाता है और नदी अनेक धाराओं में विभाजित हो जाती है। तो ये थोड़ी सी नदी के बारे में व्याख्या की गई है। तो चाप झील क्या होगी? चाप झील का मतलब जैसे ये जो निक्षेप है, चाप झील निक्षेप से ही बनेगी, पर धीरे 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 ये कंडीशन ऐसी आएगी कि यहाँ पर मृदा का कटाव इतना होगा कि नदी ये सीधी, यहाँ का मोड़ खत्म हो जाएगा। ये बार मतलब मोड़ तो रहेगा, पानी जल्द वहां पहुंच जाएगा, लेकिन अलग हो जाएगा। तो उसको अपन क्या बोल देंगे? चाप झील बोल देंगे कि भाई ये वाला हिस्सा अब सेम हो गया, क्योंकि अब नदी थोड़ी दूरी से जा रही है और ये वाले हिस्से में जल है, तो उसको चाप झील, विसर्प है, तटबंध है, ये बाढ़ का मैदान। इस तरीके से आप इन चीजों को थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, ठीक है। और तटबंध कहेंगे और समुद्र तक पहुंचते पहुंचते इसका प्रवाह धीमा हो जाएगा और उसके बाद में जब नदी गिरने वाली होगी तो वो मुहाना होगा और वहां पर डेल्टा का निर्माण भी हो पाएगा। तो ये कुछ चीजें हमने और पहले भी पढ़ ली हैं, लेकिन फिर भी बेसिक है। विसर्प शब्द को समझ में आ गया, विसर्प क्या है, निक्षेपण क्या है, अपर्दन क्या है, ठीक है, चाप झील कैसे बनती है, क्या होती है चाप झील। तो इस तरीके के जो कुछ शब्द हमें पढ़ने को मिल रहे हैं, हम उन पर ध्यान देंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, विश्व में हजारों छोटे छोटे जलप्रपात हैं, बिल्कुल, और सबसे ऊंचा जलप्रपात जो है दक्षिण अमेरिका का वेनेजुएला का एंजेला वाटरफॉल है। मैंने अभी बताया था सबसे ऊंचा जलप्रपात, सबसे बड़ा जलप्रपात एंजेला वाटरफॉल है जो वेनेजुएला में है। अन्य जलप्रपातों में उत्तर अमेरिका में कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका की सीमा पर एक नियाग्रा वाटरफॉल है और अफ्रीका में जाम्बिया में जिम्बाब्वे की सीमा पर एक विक्टोरिया जलप्रपात है। ये तीन जलप्रपात जो है ना बहुत इंपोर्टेंट है। हालांकि ये एंजेला वाटरफॉल अगर बड़ा पूछता है तो एंजेला अपन को याद रखना है। नियाग्रा एक ग्वायरा जलप्रपात भी है जिसको बड़ा जलप्रपात कहते हैं, ग्वायरा जलप्रपात, ठीक है। तो एंजेला जलप्रपात सबसे ऊंचा जलप्रपात है, इसको सबसे ऊंचा जलप्रपात की श्रेणी में रखा गया है। इसके बाद में नियाग्रा वाटरफॉल सेकंड नंबर मान लो, और जो आपका अफ्रीका महाद्वीप है जो जाम्बिया जिम्बाब्वे के कहीं ना कहीं एक बॉर्डर पर है, तो उसको विक्टोरिया जलप्रपात भी बोला जाता है, ठीक है। तो आगे लिखा हुआ है जिनको इसमें वितरिका कहा जाता है। वितरिका कहाँ से शब्द आया? जैसा कि इधर पढ़ा था कि इसमें जब पहुंचते पहुंचते नदी का प्रवाह धीमा हो जाता है और नदी अनेक धाराओं में विभाजित हो जाती है, नदी गिरते समय अनेक धाराओं में विभाजित हो जाती है, तो उसको कहीं ना कहीं वितरिका शब्द बोलते हैं। देखो ये नदी, मुख्य नदी उधर से आ रही थी और बहते बहते जब आई, तो जब ये गिरने वाली है तो वो गिरते समय यहाँ पर चट्टाने वगैरह हैं तो वो कई धाराओं में बट गई। गिरना तो उसको समुद्र में ही है, लेकिन ये जो धाराएं बट रही हैं इसमें, तो कहीं ना कहीं किसको क्या कहते हैं, एक वितरिका शब्द इस्तेमाल होता है इस जगह के लिए, ठीक है। और ये एक डेल्टा है, डेल्टा यानी कि इस तरीके का नदी का जो फैलाव हो गया वो डेल्टा हो गया, ठीक है। तो जब नदी धीमी हो जाती है इसको वितरिका कहा जाता है और यहाँ नदी इतनी धीमी हो जाती है
कि यह अपने साथ लाए मलबे का निक्षेपण करने लगती है और प्रत्येक वितरिका अपने मुहाने का निर्माण करती है और सभी मुहानों के अवसाद संग्रह से डेल्टा का निर्माण होता है। और सबसे बड़ा जो डेल्टा होता है वो कौन सा, सुंदरवन डेल्टा है, जो आपने पढ़ा हुआ है। तो एक इमेज के तौर पर हमें चीजों को थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा कि चाप झील क्या है, कि इसमें विसर्प क्या है, कि इसमें वितरिका क्या है। वितरिका का मतलब एक वितरण हो जाता है, जब ऐसे वितरिका से वितरण हो गया इसकी शाखाओं का, तो वितरण हो गया तो ये लास्ट वाला जो पॉइंट है तो उसको अपन को एक वितरिका शब्द उसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको भी याद रखें। और वितरिका कहीं ना कहीं एक पॉइंट है जहां पर वो समुद्र में, यानी ये जो जल है उसमें जब नदी गिरने वाली है, ये तो मैदानी क्षेत्र है, ये समुद्र है, जब गिरने वाली होती है, जब उसकी मान लो दो शाखाएं हैं उनके बीच में, इसको वितरिका बोल सकते हैं, यहाँ वितरिका बोल सकते हैं, ये वितरिका बोल सकते हैं। इस तरीके से ये शब्द यहाँ पर इस्तेमाल किए जाएंगे। ठीक है, तो इन शब्दों को आप थोड़ा ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, फिर लिखा हुआ है समुद्री तरंगों के कार्य। बोले समुद्री तरंगें भी होती हैं। समुद्री तरंग के अपर्दन एवं निक्षेपण तटीय स्थलाकृतियां बनाते हैं। समुद्री तरंगें लगातार सैलों से टकराती रहती हैं। बिल्कुल सही बात है, समुद्र की लहरें चलती रहती हैं, सैलों से टकराती रहती हैं, जिसके दरार विकसित हो जाती है। जिससे क्या होता है, दरार विकसित होती है और समय के साथ ये बड़ी और चौड़ी हो जाती हैं। इनको समुद्री गुफा कहते हैं। ठीक है, इन गुफाओं के बड़े हो जाने पर इनमें केवल छत ही बचती है, जिसे तटीय मेहराब कहते हैं। ठीक है, यानी गुफा खत्म, केवल ऊपर का पोर्शन रह गया, तटीय मेहराब। और लगातार अपर्दन छत को भी तोड़ देता है और केवल दीवारें बचती हैं। तो दीवारें जैसी आकृतियों को बचते हैं, उसको स्टेक कहते हैं। क्या कहा जाता है, स्टेक कहते हैं। समुद्री जल के ऊपर लगभग ऊर्ध्वाधर उठे हुए जो समुद्री तरंगें, उठे हुए जो समुद्र भृगु, उठे हुए ऊंची सैलों के तटों को समुद्री भृगु भी कहते हैं और समुद्री तरंगे किनारों का अवसाद जमा होता है। तो स्वाभाविक है इसमें, जैसा कि आपके सामने एक इमेज दिख रही है, बोले स्टेक किसको कहेंगे, मेहराब किसे कहेंगे और समुद्री गुफा कैसे किसे कहेंगे। जब पानी टकराते टकराते यहाँ पर एक जगह बन जाती है तो उसको अपन बोल देते हैं कि यह समुद्री गुफा है। लेकिन जब ये इतना टकरा जाता है कि ये वाला हिस्सा कुछ बचता ही नहीं है, पूरा मलबा पानी के साथ चला जाता है, तो उसके बाद में ये मेहराब, तटीय मेहराब बन जाता है। और जब ये तटीय मेहराब और टकराते टकराते ये चीज यहाँ से अलग हो गई है तो उसको क्या बोल देते हैं, एक स्टेक बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, स्टेक बोल देते हैं। तो कहने का मतलब एक कंडीशन ऐसी आती है कि वो अलग ही हिस्सा जो है, जैसा कि इसमें लिखा हुआ है कि तटीय मेहराब बनती हैं, लगातार अपर्दन छत को भी तोड़ देता है। इतना अपर्दन होता है, इतना गिरता है, इतना गिरता है, इतना गिरता है, इतना गिरता है कि इस छत को भी तोड़ देता है। छत को तोड़ देता है तो अलग हो जाता है, अलग हो जाता है तो उसको क्या कह देते हैं, स्टेक कह देते हैं। अब देखो आप कितने महत्वपूर्ण शब्द हैं। ये शब्द ऐसे हैं कि जिनको अगर पूछ लिया जाए तो शायद दिमाग को हिला देने वाले शब्द होंगे और फिर हम कहेंगे कि पता नहीं ये कहाँ से क्या पूछ लिया, कैसे कैसे क्वेश्चन आ गए, कितना डिफिकल्ट पेपर है। अब आप अनुमान लगा लो, वो कहने के लिए उसके ये क्या बेटा 7th क्लास की क्वेश्चन है, 7th क्लास की बुक में दिया है, आप देखो उसको। तो हालांकि इसका लेवल अगर देखा जाए तो आप समझ सकते हो, क्योंकि अभी शुरुआत है, शुरुआती में लेवल कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी शब्दों को देख के बहुत कुछ है। तो आप इन शब्दों को ध्यान रखें, इनके थोड़ा सा एक एक दो दो लाइनें लिखें कि भाई विसर्प क्या होता है, कि आपको जैसे अभी दिखा स्टेक क्या होता है, अब ये चीज़ भी समझ में आ रही है, समुद्री मेहराब क्या होती है, उनकी जो लाइनें समझ गए, आगे जाके अगर कभी ऐसा क्वेश्चन बने तो आप उसको बता सकते हो। ठीक है, तो ये जो शब्द हैं तटीय मेहराब, मेहराब का अर्थ आप समझ सकते होंगे। मुगल वंश के अंदर जो कहीं ना कहीं कुछ निर्माण कार्य होते थे तो दरवाजों पर इस तरीके से एक डिजाइनिंग रखी जाती थी वो, तो इसको, उस डिजाइनिंग को भी क्या बोलते थे, इसको बोलते थे बेटा मेहराब। क्या बोलते थे, मेहराब। मेहराब शब्द इस्तेमाल होता था। ठीक है, तो मुगलों में ये सबसे ज़्यादा इसका इस्तेमाल किया जाता था। जैसे आप ताजिया देखेंगे, ताजिया के जो दरवाजे होंगे, दरवाजे पर ये आकृति जो बनी होगी, उस शब्द के लिए अपन क्या बोलेंगे, मेहराब शब्द इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। हिमनद के कार्य क्या होते हैं, बोले हिमनद क्या है और हिमनद के कार्य के बारे में दिया गया है, तो पढ़ लेते हैं भाई। हिमनद के कार्य, हिमनद अथवा हिमानी बर्फ की नदियां होती हैं। हिमनद क्या है, हिमनद यानी कि हिम नद यानी हिमानी यानी कि बर्फ की नदियां जो बर्फ में बह रही हैं। ठीक है, हिमनद अपने नीचे की कठोर चट्टानों से गोलाश्मी मिट्टी तथा पत्थरों को
अपरदित कर देती हैं और कहीं ना कहीं गोलाश्मी मिट्टी एवं पत्थरों के भूदृश्य का अपरदन करती हैं। हिमनद गहरे गर्तों का निर्माण करती हैं पर्वतीय क्षेत्र में बर्फ पिघलने से उन गर्तों में, ठीक है, गर्त का मतलब बेटा गड्ढे होते हैं, ठीक है, गर्तों में जल भर जाता है और सुंदर झील बन जाती है। हिमनद के द्वारा लाए गए पदार्थ जैसे कि छोटे बड़े सैल, रेत एवं तलछट मिट्टी निक्षेपित होती हैं यानी जमा होती हैं और निक्षेप हिमनद हिमोड़ का निर्माण हो जाता है, जिसको कहीं ना कहीं हिमनद या हिमोड़ शब्द इस्तेमाल करते हैं। नदियों जैसा ही सेम है, लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये कहीं ना कहीं बर्फीले क्षेत्र में बहने वाली नदी बोलेंगे और हिमनद अपने नीचे की कठोर चट्टानों से गोलाशय मिट्टी पत्थरों को अपरदित कर देती हैं और गोलाशय मिट्टी में पत्थर भूदृश्य का अपरदन करते रहते हैं और धीरे धीरे पर्वतीय क्षेत्र में बर्फ पिघलने से उन गर्तों में जल भर जाता है और सुंदर झील बन जाती है और हिमनद के द्वारा लाए गए पदार्थ जैसे छोटे बड़े सैल, रेत एवं तलछट मिट्टी निक्षेपित होते हैं यानी कि जमा हो जाते हैं। तो इस तरीके से आप हिमनद के कार्य भी देखेंगे। हिमनद में भी ऐसा होता है, नदियों में भी ऐसा होता है। पवन के कार्य क्या होते हैं? पवन के द्वारा एक लोयस का पठार का निर्माण होता है, मैंने आपको पहले भी बताया था। लोयस का पठार, लोयस का पठार का निर्माण किससे हुआ है? लोयस के पठार का निर्माण जो है वो पवनों के द्वारा हुआ है, ठीक है। क्या आप जानते हैं, कभी रेगिस्तान देखा होगा, बालू टिब्बे के कुछ चित्र एकत्रित कर सकते हैं। रेगिस्तान में पवन अपरदन एवं निक्षेपण का प्रमुख कारक होता है, यानी कि रेगिस्तान के अंदर जो भी अपरदन हो रहा है, निक्षेपण हो रहा है, तो वो पवन के द्वारा होता है। रेगिस्तान में आप छत्रक के आकार के सेल देख सकते हैं, जिन्हें सामान्यतः छत्रक सेल भी कहते हैं। पवन सेल के उत्तरी भाग की अपेक्षा निचले भाग को आसानी से काटती हैं, इसलिए ऐसी सेल के आधार संकीर्णन एवं शीर्ष विस्तृत होते हैं। पवन चलने पर यह अपने साथ रेत को एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंचाती हैं। जब पवन का बहाव रुक जाता है तो ये रेत गिरकर छोटी पहाड़ी बनाती है और इसको कहीं ना कहीं इनको बालू टिब्बा कहते हैं। बालू टिब्बा का मतलब एक कहीं पर रेत इकट्ठा हो जाना, रेत का ढेर कह सकते हैं। जब बालू के कण महीन एवं हल्के हो जाते हैं तो वायु उनको उठाकर अत्यधिक दूर ले जाती है। जब ये बालू कण विस्तृत क्षेत्र में निक्षेपित हो जाते हैं तो इसे बोलते हैं बेटा लोयस। क्या बोलते हैं? लोयस। तो इसे लोयस कहते हैं। चीन में विशाल लोयस निक्षेपित पाए जाते हैं। लोयस का पठार है तो कहीं ना कहीं वो किसके द्वारा बना है? वो बना है आपका वायु के द्वारा। लोयस के पठार का निर्माण कैसे हुआ? वायु के द्वारा, ठीक है। जब बालू कण महीन हल्के हो जाते हैं तो वायु उनको उठाकर अत्यधिक दूर ले जाती है। जब ये बालू कण विस्तृत क्षेत्र में निक्षेपित हो जाते हैं, जमा हो जाते हैं, तो वहां पर बोलते हैं कि लोयस। तो लोयस का पठार है, यानी चीन में विशाल लोयस निक्षेप पाए जाते हैं, ठीक है। निक्षेपित मतलब पठार बोल सकते हैं, लोयस के पठार का निर्माण हो गया। तो कहीं ना कहीं इन शब्दों को आप ध्यान रखेंगे। बालू टिब्बे का मतलब ये इस तरीके से जो आकृति बनी दिख रही है आपको, ठीक है। नेक्स्ट, अब यहां पर आपके कुछ क्वेश्चंस निकल के आ जाएंगे। आप इन क्वेश्चंस को आप सॉल्व करें, अपने स्तर पर इनका आंसर दें। चूंकि डिटेल हमने पढ़ी ली है तो आप समझ सकते हैं प्लेट क्यों घूमती हैं, ठीक है। बहिर्जनिक और अंतर्जनिक बल क्या होते हैं, इनके भी दो बल बताए गए थे। जैसे अंतर्जनिक बल के हमने दो बल देखे थे, उनके अंदर आपका भूकंप वगैरह ये सब आते थे। अपरदन क्या होता है समझ सकते हो। बाढ़ग्रस्त मैदान का निर्माण कैसे होता है। बालू टिब्बा क्या कहते हैं? मिट्टी का जो ढेर इकट्ठा होता है। समुद्री पुलिन का निर्माण कैसे होता है। चाप झील क्या होती है। विसर्प क्या होता है ना। तो ये सारे शब्द आपको आने चाहिए। दूसरा, फिर इसमें भी आप कुछ जैसा कि लिखा हुआ है, समुद्री तरंगें में विशेषता नहीं, यानी शैल, किनारा, समुद्री गुफा, है ना, कि भाई इनमें से समुद्री तरंग की विशेषता नहीं है। समुद्री तरंग की विशेषता नहीं तो शैल चट्टान अपन बोल सकते हैं, किनारा तो है ही, समुद्री गुफा, ठीक है। दूसरा, हिमनद की निक्षेपण विशेषता क्या है कि बाढ़ग्रस्त मैदान होंगे, पुलिन के हिमोड़ होगा, तो हिमोड़ शब्द आपने पढ़ा है। पृथ्वी की आकस्मिक गतियों के कारण कौन सी घटना होती है? ज्वालामुखी आता है, बलन होता है कि बाढ़ग्रस्त मैदान बनता है तो ज्वालामुखी होती है। छत्रक सेल पाई जाती है, कहाँ पाई जाती है बेटा? रेगिस्तान में। चाप झील क्या होती है? ये नदी घाटी होती है, ना रेगिस्तान होती है ना हिमनद होती है, ये नदी घाटी होती है। विसर्प के बाद में चाप झील का निर्माण होता है। तो इन शब्दों का हम आंसर कब दे पाएंगे? इन शब्दों का आंसर जब दे पाएंगे जब हमने डिटेल पढ़ी हो। तो बेटा उम्मीद है आज का जो टॉपिक था, आज का जो चैप्टर था,
वो आपको समझ में आया होगा। मैंने आपको बताया धीरे 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 आपकी पढ़ाई का लेवल बढ़ता जाएगा और ये टॉपिक्स भी आते जाएंगे। मान लो भूकंप में हमने PSL पढ़ लिया तो आगे जाके उसकी और भी व्याख्या आ जाएगी और भी उसका डीप आपका अध्ययन करोगे कि उसको और अच्छे से पढ़ लोगे। तो कहने का मतलब ये है कि जो धीरे धीरे लेवल बढ़ रहा है, तो आप अगर शुरू से लगातार अगर वीडियोस को देख रहे हो अच्छे से, तो आपको 1% भी दिक्कत नहीं आएगी और अपने आप आपकी नॉलेज इंप्रूव होती जाएगी। ठीक है, तो कोशिश करें कि आप रेगुलर सारी वीडियोस को देखें और जो भी चीज़ें बताई जा रही हैं उनको अच्छे से आप अपने नोट्स बनाएं, बढ़िया से पढ़ें, तब मज़ा आएगा कि हाँ भाई हमने काफ़ी हद तक अच्छे से ज्योग्राफी वाला टॉपिक कंप्लीट किया है। ठीक है, तो बस मिलते हैं अगली वीडियो में, आज के लिए सफिशिएंट है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद।